हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है, न्यूक्लियर फोर्स का जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं या हम लोग कहें इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सभी को आज इस एक सिंगल वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, जो आपके बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के एग्जाम में आने का फुल संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है। चलिए, तो ये जो है हमारा न्यूक्लियर फोर्स, तो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। तो न्यूक्लियर फोर्स को पढ़ने से पहले आपको न्यूक्लियस के बारे में बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि ये न्यूक्लियस होता क्या है। तो आइए, आपको पता होगा कि किसी भी एटम का जो केंद्र होता है, जो सबसे सेंट्रल कोर होता है, उसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियस जो है वो एटम का सेंट्रल कोर होता है। क्या होता है? सेंट्रल कोर होता है। और किसी भी एटम का जो सेंट्रल कोर होता है, उसी में सभी पॉजिटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। और एक आश्चर्य की बात है कि किसी भी एटम का जो ऑलमोस्ट मास होता है, वो भी प्रेजेंट रहता है। कहां पर? किसी भी एटम के सेंट्रल कोर में, यानी कि न्यूक्लियस में। इसका जो ऑलमोस्ट मासेस होगा, ऑलमोस्ट मासेस प्रेजेंट होगा किसी भी एटम के सेंट्रल कोर या न्यूक्लियस में। ठीक है। न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है, ठीक है, डायमीटर वो होता है लगभग 10 के पावर -15 मीटर। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, किसी भी एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर। जैसे कि आपको पता होगा कि गैस और लिक्विड को एक साथ कलेक्टिवली हम लोग एक नया नाम देते हैं, फ्लूइड। उसी तरीके से यहां भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक अलग निक नेम से हम लोग जानते हैं, वो है हमारा न्यूक्लियॉन्स। क्या है? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स के नाम से हम लोग जानते हैं प्रोटॉन। एक प्रोटॉन को भी न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं, एक न्यूट्रॉन्स को भी हम लोग न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और इसका जो डायमीटर होता है, न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है, या उसका हम लोग व्यास कह सकते हैं, वो होता है हमारा 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है। और ऑलमोस्ट पॉजिटिव चार्जेस भी प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर। तो चलिए, अब हम लोग आते हैं अपना मेन टॉपिक्स पर, जो है न्यूक्लियर फोर्स है। एक बात ध्यान देने योग्य बात यह है, हमारा वीडियो देखने से पहले आपको बता देता हूं कि अभी यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे और नोट्स शॉर्ट में लिखेंगे। अगर आपको डिटेल में नोट्स लिखना है, जिस तरह से एग्जाम में लिख के आना है, तो उस तरह का नोट्स आपको इसी वीडियो को अंत में 2 मिनट आपको नोट्स, सिर्फ नोट्स पढ़ के हम आपको दिखाएंगे या फिर लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है। चलिए, आप तो समझते हैं हम लोग। अगर आप रखना चाहें तो वीडियो को सीधा ऐसे पकड़िए और लास्ट में जाइए, लिखिए नोट्स कॉपी में, उसको रट जाइए, सबक बना के जाइए हमको। और अगर आप समझना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक स्लोली आप देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में समझते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक न्यूक्लियस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है बाबू। तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उसमें आपको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज। न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, इसके पास किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। तो चलिए, अब यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं, जो मन सो दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा दीजिए। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो दिखाना था हमने दिखा दिया। अब आइए, बारी आता है कि न्यूक्लियर फोर्स है क्या। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूक्लियॉन्स के मतलब न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। ये किसके किसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है? तो ये है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, बिटवीन
न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस फोर्स। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा वो इनसाइड द न्यूक्लियस करेगा, न्यूक्लियस से बाहर नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि एक प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस फोर्स। ठीक है, या फिर अगर हम लोग न्यूट्रॉन्स के टर्म में समझे तो जो न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूक्लियस फोर्स। ये कोई सिंबल नहीं है, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ठीक है, आप इसको सिंबल नहीं समझिएगा, बस शॉर्टकट में लिख दिया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस फोर्स होगा। तो बेसिकली इसका जो स्टेटमेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि इनसाइड द न्यूक्लियस जो अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस फोर्स। तो आपको जानकर एक हैरानी होने वाला है कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर मान लीजिए कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसके बीच में इस प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन में पाया जाता है एक अन्य पार्टिकल जिसको बोलते हैं पाइमेसोन। क्या बोलते हैं, पाइमेसोन। ठीक है, पाइमेसोन कहते हैं, जो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, पावर 0 मतलब चार्ज 0 हो सकता है उसका। तो ये है हमारा पाइमेसोन। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्सेस का जो जनरेशन का कारण है, जो न्यूक्लियर फोर्स का बनने का जो कारण है वो यहीं पर छुपा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ पाइमेसोन। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर भी है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, जो प्रॉपर्टी नंबर 7 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर होता क्या है वो समझिए कि ये पाइमेसोन को छोड़ा और ये गेन किया। अगर ये पाइमेसोन को छोड़ा, ठीक है, पाइमेसोन को ये छोड़ा और ये गेन किया तो ये अब हमारा हो जाएगा प्रोटॉन। क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। और ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। यानी कि एक्सचेंज, पाइमेसोन छोड़ो और न्यूट्रॉन बन जाओ। एक प्रोटॉन पाइमेसोन छोड़ा, न्यूट्रॉन बन गया। एक न्यूट्रॉन पाइमेसोन छोड़ा, प्रोटॉन बन गया। मतलब ये एक्सचेंज चलता रहता है और उसी के कारण एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स कार्य करता है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, अभी यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हो गया क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या कहता है कि कोई भी दो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कूलम्बियन फोर्स क्या कहता है कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में हमेशा होता है रिपल्सन। यानी कि आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज है और इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा, जिस फोर्स का जो वैल्यू होगा वो होगा, क्या होगा, K(Q1Q2)/r²। ये आपको पहले से पता है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है और ये हमारा एक रिपल्सिव फोर्स है, तो दोनों में तो विरोधाभास आ गया। एक बोल रहा है अट्रैक्टिव, प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और एक बोल रहा है कि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करता है। तो एक साथ दोनों बात कैसे हो सकता है, कोई तो एक ही होना चाहिए। अब एक और फोर्स यहां पर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है कि कोई भी दो मास, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ एक और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी ले सकते हैं, इसके बीच में एक फोर्स लगेगा, वो होगा G मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ये है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। तो इन तीनों को देखिए गौर से, इस कदर से देखिए जैसे आपको इसको देखते हैं। ठीक है, किसको समझ गए हम किस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन तीनों के एक साथ किसी भी न्यूक्लियस के अंदर में कैसे कार्य कर सकता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो देखिए इसका जो अनुपात होता है वो होता है 10⁻⁶। इस रेशियो इसका जो है वो 10⁻38। ठीक है,
ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 के पावर 38 गुना बड़ा होता है कौन? न्यूक्लियर फोर्स। तो इसके सामने इसका कोई औकात नहीं है, ये नेग्लिजिबल है। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम लोग देखें तो यहां भी 100 गुना का गैप है। यहाँ पावर इसका पावर में 2 का अंतर है, यानी का 10 का पावर 2, यानी कि 100 गुना बड़ा फोर्स होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। तो यही कारण है, पहला कारण, एक और कारण है, पहला कारण है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उससे न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। न्यूक्लियर फोर्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्स इन द नेचर है, मतलब नेचर में सबसे बड़ा फोर्स में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? अट्रैक्शन। क्यों हो गया वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स लगता कब है और क्यों लगता है। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोटोन में क्या होना चाहिए? रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन हो रहा है क्या? अट्रैक्शन। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। ठीक है, या फिर प्रोटोन न्यूट्रॉन में ये तो चार्जलेस है, ये हमारा क्या है? चार्जलेस है, इसके बीच में अट्रैक्शन, ये चार्ज नहीं। यहाँ पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी फेल, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, फिर भी यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, मास का तो बात ही छोड़ दी, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, बहुत कम, तो उसका तो बात ही जुदा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मेशन के बारे में। तो एक न्यूट्रॉन हम लोग ले लेते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच अंदर में भी एक पार्टिकल पाया जाता है जिसका नाम है पाई मेसोन। क्या नाम है? पाई मेसोन। और इसी का रोल है न्यूक्लियर फोर्स का, यानी कि एक प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन का और एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन का रीजन है। ये पाई मेसोन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और चार्ज लेस भी हो सकता है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर एक प्रोटॉन अपने से पाई प्लस को रिलीज कर दिया, निकाल दिया, पाई मेसोन को निकाल दिया, ये बन जाएगा न्यूट्रॉन। क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर एक प्रोटॉन अपने से पाई प्लस को निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन बन जाएगा। उसी तरीके से अगर एक न्यूट्रॉन अपने से पाई माइनस को रिलीज कर दिया, रिमूव कर दिया, ये बन जाएगा प्रोटॉन। और ये एक्सचेंज ऑफ पाई मेसोन, एज ए रिजल्ट न्यूक्लियर फोर्स इज प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियर फोर्स का प्रोडक्शन हो जाता है, ये लगातार कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ पाई मेसोन। समझ में आ गया ये बात कि इसका पाई मेसोन निकला, ये न्यूट्रॉन हो गया, इसका पाई मेसोन निकला, प्रोटॉन हो गया, और ये लगातार होते रहता है, कंटिन्यूअस होते रहता है, जिसके कारण से इन दोनों के बीच में एक बहुत ही लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स, और यही इसका मेन रीजन है न्यूक्लियर फोर्स का। तो चलिए, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में। चलिए, तो इसका जो पहला प्रॉपर्टी है वो बोलता है कि इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। क्या बोला कि ये एक बहुत ही शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, यानी कि ये बहुत दूर में कार्य नहीं करेगा, पास में रहेगा तो कार्य करेगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, लेकिन अगर दूर कर दें इसका एक फिक्स रेंज है, अभी वो भी हम लोग बताएंगे। वो जो रेंज है वो है अबाउट 10 के पावर माइनस 15 मीटर, या इसी को हम लोग 1 मीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर के
अबाउट रहा, उसके बियॉन्ड रहा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहा, तो ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, बहुत बड़ा लार्ज फोर्स होगा। लेकिन इससे अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दिए हम लोग, डिस्टेंस को बड़ा कर दिए, तो न्यूक्लियर फोर्स जीरो, डायरेक्ट डिसअपियर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट कहता है वेरी शॉर्ट रेंज है, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, वेरी बहुत छोटा डिस्टेंस है, ठीक है, बहुत छोटा, समझ रहे, 10 के पावर -15, समझ रहे, बहुत छोटा डिस्टेंस है। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर 2 प्रोटॉन्स इस तरह से हम लोग ले लिए, 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 प्रोटॉन्स ले लिए, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हमारा 10 के पावर -15 मीटर है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस 10 के पावर 15 मीटर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये बड़ा होगा, तो इसका बीच में ये न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन इसके साथ न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि इसका अगर मान लीजिए इधर हमारा पोटेंशियल एनर्जी है और इधर भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, यहां से चलना शुरू किया, इस तरह से जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी 0 करवा दिए, थोड़ा सा लेट से 0 होता है, ठीक। अब मान लीजिए इसका पीक यहाँ पर आया, ठीक है, पीक ये होता है हमारा 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो नेगेटिव में होगा, और एक बहुत ही बड़ा एनर्जी है, बहुत बड़ा एनर्जी, और यही अट्रैक्टिव फोर्स बनता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारा 1 फर्मी मीटर के बराबर है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 10 के पावर -15 मीटर, या इधर हम, और ये जो है वो 3 फर्मी मीटर के बराबर होता है। तो अगर जिस तरह से हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए यहाँ सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स कार्य कर रहा है, कहां पर, 1 फर्मी मीटर पर, लेकिन इसको जब हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं तो न्यूक्लियर फोर्स घटते जा रहा है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। और जब 3 फर्मियन यानी कि 3 गुना 10 के पावर -15 मीटर कर दें हम लोग, तो जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि डिसअपियर हो जाएगा। अगर इसको हम लोग आसान भाषा में समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ऐसे मान लीजिए एक कोई लड़का है और एक पापा की परी है, एक लड़का है और एक पापा की परी है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, बहुत कम डिस्टेंस, यानी कि डेली मुलाकात होती है, दोनों की बात होती है, तो यहाँ पर जो प्यार होगा, ठीक है, यहाँ पर जो प्यार होगा, यानी कि जो फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो बहुत लार्ज होगा। क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। दूरियां घटती, मतलब दूरियां कम रहेगी, तो दोनों का लगाव बहुत ज्यादा रहेगा, वहां पर जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, यानी सीधा सीधे कहें तो प्यार जो होगा वो बहुत ज्यादा रहेगा, डेली बात होगा और डेली मुलाकात होगा। लेकिन यही चीज अगर दूरियां बढ़ जाती है तो प्यार भी खत्म हो जाता है, पहचानने से भी इनकार कर देगी, पहचानने से भी इनकार कर देगा। बोला जाता है कि परियों से क्या दोस्ती करना यारों, परियों से क्या दोस्ती करना यारों, दोस्ती करना है तो लड़कों से करो, जो मरने के बाद भी कंधा पर ले जाएंगे। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है, यानी कि इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स जो हमारा है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। ये बोलता है कि एक प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो बराबर होगा एक न्यूट्रॉन के फोर्स जो लगेगा उसके बराबर होगा, और वही चीज होगा एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो चार्ज इंडिपेंडेंट कहने का मतलब यहाँ पर प्रोटॉन के पास चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के पास चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, फिर भी फोर्स बराबर है। तो चार्ज का अगर रोल रहता तो बराबर नहीं होता, लेकिन चार्ज का किसी प्रकार का रोल नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी जो है वो बोलता है इट इज a spin dependent force,
ये जो इट इज अ स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर न्यूट्रॉन का भी स्पिन अप हो और प्रोटॉन का भी स्पिन अप हो, यानी कि पैरेलल स्पिन हो, कैसा हो? पैरेलल हो, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा। किसके बीच में? एंटी क्लॉक, मतलब ये इसका नीचे एक उल्टा हो जाए, ठीक है, उल्टा हो गया, एक का अप, एक का अप, एक का डाउन, एक का नीचे, एक का ऊपर। तो इस स्थिति में जो फोर्स लगेगा, इस स्थिति में जो फोर्स लगेगा वो कम होगा इस स्थिति में जो फोर्स लगेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगलेट स्टेट, और इसको बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। तो चलिए, ये था तीसरा प्रॉपर्टी जो बहुत ही आसान है। अगर स्पिन सेम हो, अप हो तो अप हो, डाउन हो तो डाउन हो, दोनों चल सकता है। अगर अप हो तो जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट वॉल्यूम से ज्यादा लगेगा। चलिए, ये था तीसरा, और अब हम लोग चलते हैं चौथा प्रॉपर्टी की ओर। चौथा प्रॉपर्टी क्या है? चौथा जो है वो है हमारा क्या? ये बोलता है इट इज चार्ज सैमेट्री फोर्स। चार्ज सैमेट्री कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा न्यूट्रॉन के फोर्स के बीच में। तो न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो बराबर हो जाएगा न्यूट्रॉन के बीच में, या यही एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में। तो यही चीज है, सेम चीज है, चार्ज सिमेट्री, मतलब चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज सिमेट्री प्रॉपर्टी। और इसका बाद जो इसका पांचवा प्रॉपर्टी है वो है कि इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स। ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। इसका क्या मतलब है? ये नॉन सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब कि एक वैसा फोर्स जो उन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, उन लाइन के एलोंग, ज्वाइनिंग लाइन के एलोंग ना लगे। यानी कि ऐसे लग रहा है, मतलब ऐसे ही नहीं, ये इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, इधर, मतलब इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इधर भी तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, तो किधरों भी लग सकता है। मतलब इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये मतलब लाइन ज्वाइनिंग, ये दोनों एटम को, मतलब दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला लाइन के एलोंग अगर फोर्स ना लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सेंट्रल फोर्स, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का हम लोग देखते हैं। छठा प्रॉपर्टी कहता है कि इट इज सैचुरेटेड फोर्स। इसका क्या मतलब है? इट इज ए सैचुरेटेड फोर्स का मतलब ये है कि कोई भी न्यूक्लियस, इसके कांटेक्ट में जो न्यूक्लियस रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये चढ़ गया, इस पर नहीं चढ़ेगा, तो इसका कांटेक्ट में जो न्यूक्लियस रहेगा सिर्फ उसी को अट्रैक्ट करेगा, उसी को इंटरैक्ट करेगा। जो इसके कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, उसको इंटरैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यही चीज है सैचुरेटेड फोर्स कहने का मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ उन्हीं पड़ोसन को, उन्हीं नेबर न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इंटरैक्ट करेगा जो उसके कांटेक्ट में है। जो उनके कांटेक्ट में नहीं है उसको छेड़ेगा भी नहीं, ठीक है। ये तो छठा प्रॉपर्टी। सातवां प्रॉपर्टी आपको बहुत ही आसानी से पहले समझा दिया गया। सातवां प्रॉपर्टी बोलता है कि इट इज एक्सचेंज फोर्सेस। ये एक एक्सचेंज फोर्सेस है। एक्सचेंज फोर्सेस करने का मतलब क्या बताए थे कि कोई प्रोटॉन, क्यों न्यूट्रॉन, इससे पाई मिसोन निकलता है और इससे भी पाई मिसोन निकलता है, ये गेन भी करता है और ये भी गेन करता है। तो अगर प्रोटॉन अपने से अगर पाई प्लस को निकाल दिया तो ये न्यूट्रॉन बन जाएगा। लेकिन ठीक है, इसी का उल्टा, अगर कोई न्यूट्रॉन में अगर हम लोग पाई प्लस को दे देते हैं, ये फिर से क्या बन जाएगा? प्रोटॉन बन जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग किसी न्यूट्रॉन से पाई माइनस को निकाल दिए, पाई मिश्रण को निकाल दिए, ये प्रोटॉन बन जाएगा। और इसी का उल्टा, अगर हम लोग किसी प्रोटॉन को पाई नेगेटिव दे दिए, ये फिर से क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन बन जाएगा। तो एक्सचेंज प्रोसेस, एक्सचेंज करता है, कंटिन्यूअस एक्सचेंज होता है।
इसी को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो चलिए अब इसका हम लोग नोट्स एग्जाम में किस तरह से लिखना है बोर्ड में लिख के हम आपको दिखाएंगे। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन करने के बाद अब हम लोगों को नोट्स तैयार है जिस तरह से एग्जाम में लिख करके आना है। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, हमने आपको बताया है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस के बीच में जो फोर्स लगता है यानी कि प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, फोर्स कहते हैं यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लगेगा, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा, इन फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पर एक चीज छूट गया, एक चीज क्या छूट गया, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ये नेचर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, तो ये छूट गया था, आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी में आते हैं। प्रॉपर्टी पहला क्या, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स, बहुत ही छोटे दूरी में ए बॉट यहाँ पर इसका दिया हुआ है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, ये इसका रेंज है, इसके बीच में रहा तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा और इसके रेंज से बाहर गया तो डिसअपियर हो जाएगा। लिखा हुआ ये चीज है, द न्यूक्लियर फोर्स इज इफेक्टिव ओनली विद इन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के अंदर। ठीक है, अप टू अबाउट 10 के पावर माइनस 15 मीटर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कार्य करता है। लेकिन अगर हम लोग इससे डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो ये प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा बियॉन्ड दिस डिस्टेंस। अगर इस डिस्टेंस हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इट मीन्स, इसका मतलब है कि इट्स रेंज इज वेरी शॉर्ट, इसका जो रेंज है वो बहुत शॉर्ट है, बट विद इन दिस रेंज, लेकिन इस रेंज में इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन अपना इस रेंज में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसका दूसरा प्रॉपर्टी, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, ये जो है वो चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, यानी कि जो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, वीडियो आप देख सकते हैं शुरू से। चलिए, क्या है, इट हैज बीन फाउंड, ये पाया गया है, इट हैज बीन फाउंड दैट न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, दो प्रोटॉन के बीच में या दो न्यूट्रॉन के बीच में या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में जो आपका न्यूक्लियर फोर्स रहता है वो सेम रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। तीसरा है, इट इज अ स्पिन डिपेंडेंट फोर्स, ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्स करता है। अगर दोनों न्यूक्लियंस का जो स्पिन है वो लाइन रहेगा सेम डायरेक्शन में, तो इसका जो यहाँ पर जो फोर्स रहेगा न्यूक्लियर फोर्स वो ज्यादा होगा कंपेरेबली अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहा तो। ठीक है, पहले लिखा हुआ है, द न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ द न्यूक्लियन, हेंस इट इज डिफरेंट फॉर सिंगलेट एंड ट्रैपलेट। बहुत ही डिटेल में आपको समझाया गया है स्टेट। चलिए, द फोर्स इज स्ट्रॉन्गर फॉर न्यूक्लियंस विथ देयर स्पिन लाइन, द फोर्स फॉर दोज विथ देयर स्पिन एंटी एलाइन, मतलब जो एलाइन है उसमें जो फोर्स लगेगा वो एंटी एलाइन से ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ये था 3, अभी बचा हुआ है 4, उसको विस्तार से लिख लेते हैं हम लोग। तो चौथा नंबर जो प्रॉपर्टी है वो बोलता है, इट इज चार्ज सिमेट्री प्रॉपर्टी। ये हमारा क्या है, चार्ज सिमेट्री प्रॉपर्टी, यानी कि हम लोग को पता है कि जो फोर्स लगता है न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। और सेम रहता है तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमेट्रिक, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। ठीक है, लिखा हुआ क्या, एज वी नो द फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स इज सेम एज फोर्स बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्स आर एज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, ये प्रूव किया गया है। सो द न्यूक्लियर फोर्स इज सेड टू बी, कहा जा सकता है, हैव द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज सिमेट्री, चार्ज सिमेट्री का प्रॉपर्टी कहा जा सकता है। चलिए, 5वां हम लोग देख लेते हैं, नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या,
कि दो न्यूक्लियस का जो सेंटर ज्वाइनिंग लाइन रहेगा उसके लॉन्ग फोर्स नहीं लगे तो उसी को बोलते हैं नॉन सेंट्रल फोर्स। लिखा हो क्या? इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स बिकॉज देयर डायरेक्शन डू नॉट डिपेंड, डायरेक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है अपॉन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइंस है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉन सेंट्रल फोर्स। छठा है इट इज सैचुरेटेड फोर्स। ये एक सैचुरेटेड फोर्स है। इट मीन्स ए न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स ओनली विथ इट्स नियरेस्ट बॉडी न्यूक्लियस, मतलब आपका अपना जो उसके कांटेक्ट में जो रहता है उसी को सिर्फ अट्रैक्ट करेगा बहुत बड़ा फोर्स से, लेकिन जो उसके कांटेक्ट में नहीं रहेगा इट डज नॉट इंटरैक्ट दैट न्यूक्लियस विच आर नॉट इन कांटेक्ट, जो उसके कांटेक्ट में नहीं रहेगा उसको इंटरैक्ट नहीं करेगा। तो छठा और लास्ट है इट इज एक्सचेंज फोर्स। ये एक एक्सचेंज फोर्स है। इसका मतलब क्या कि यही चीज जो हम समझा चुके हैं, द सैचुरेबिलिटी न्यूक्लियस फोर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय एज्यूमिंग द न्यूक्लियस एक्सचेंज पाई मेसन। पाई मेसन निकलता है तभी ये फोर्स का हम लोग एज्यूम किए हैं, तभी हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो ये पाई मेसन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, चार्जलेस भी हो सकता है। सो इट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ फोर्स। अगर न्यूट्रॉन माइनस आई निकाल रहा है, माइनस पाई आई निकाल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बनने के लिए अपने से पाई नेगेटिव मिश्रण निकालना पड़ेगा। और अगर प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बनना है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनना है, तो उसको प्लस मतलब पाई प्लस मिश्रण निकालना पड़ेगा। इसी का उल्टा अगर प्रोटॉन बनाना है, न्यूट्रॉन बनाना है, तो इसको पाई मिश्रण माइनस पाई मिश्रण दे दीजिए। अगर न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बनाना है तो इसको प्लस पाई मिश्रण दे दीजिए। दियो जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ के न्यूट्रॉन बना देगा, ये जुड़ के प्रोटॉन बना देगा। तो उम्मीद है न्यूक्लियस फोर्स आपको आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स।